कहानी मैं आपको टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो मेरी मॉम डैड की मौत के बाद 6 महीने बाद मैं अपने घर में घुस रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरी दादी के साथ रहती है और मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट हो चुकी है और मैं हॉस्टल से सीधा अपने घर पे आ चुका हूँ। 6 महीने बाद भी आज मेरा घर बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा 6 महीने पहले लग रहा था, जब मैं अपने मॉम डैड से मिलने आया था। उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। आज मैं फिर से अपनी मॉम के रूम में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ, और मैं जब उनकी रूम का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और फिर खोलने लगता हूँ, और जब मैं उसको खोलता हूँ ना, तो मुझे दिखती है एक काली सी परछाई जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। उसने काली कलर की ड्रेस पहनी हुई है और मैं देख के इसे बिल्कुल ही दंग हो गया, और मेरे आँखों से और शरीर से पसीना पसीना बहने लगा। और मैं जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कोई भी आवाज़ नहीं की और मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। मुझे लग रहा था कि ये कोई ना कोई तो ज़रूर है, और मैं उसको बार बार बुला रहा था, लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था। फिर मैं एक नाइफ़ लेके जल्द से जल्द भागता हूँ उस रूम की तरफ। मैं जब फिर से बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, और तभी मेरी दादी और मेरी बहन घर के अंदर आ जाती है, और मैं उनको जो भी मेरे साथ अभी हुआ वो सभी घटना बताने लगता हूँ। कुछ देर के लिए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये कोई ना कोई ज़रूर था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। लेकिन मेरी दादी कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारा भ्रम होगा। उस दिन के बाद मुझे दूसरे दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और फिर मैं अगले ही दिन कब्रिस्तान में जाके मेरी मॉम को जहाँ दफनाया गया था वहाँ पे जाके फूट फूट के रोने लगता हूँ, और मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगता हूँ। मुझे पता था कि वो कोई और नहीं, मेरी मॉम ही थी, और मेरी दादी भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि मेरी मॉम की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। उस दिन के बाद से हमने चर्च में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रेयर की, और फिर मुझे कभी वो आत्मा वापस मेरे घर में नहीं दिखाई दी। ये कहानी मैं आपको जेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरा हस्बैंड एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, और वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं और कलीग भी, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हैं, और वो सभी से बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं, और उनका प्रमोशन इस बार बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हुआ है। उनका एक दोस्त है जिसका नाम है मैड। मैट को हम लोग जब भी पार्टी में बुलाते हैं ना, वो किसी ना किसी लड़की को तो लेके आता ही है और बोलता है कि देखो यार, ये है मेरी नई गर्लफ्रेंड। ऐसे ही एक पार्टी के बाद हम लोग फ्रेश होके सोने के लिए चले गए, और सोते टाइम रात के ठीक 1 बजे मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन मेरे अपने हस्बैंड को नहीं उठाया। और जब मैं थोड़ी दूर देख रही थी, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब, और एक परछाई भी मुझे दिखी। उस रात मैं ठीक से नहीं सो पाई, और मुझे सारी रात उस आवाज़ ने परेशान करके रख दिया। लेकिन फिर मैंने लाइट ऑफ करके फिर से सोने की कोशिश की, और फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। लेकिन मैंने अब अपने पति को उठाने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। और सुबह मैंने बहुत मुश्किल से जाके सोफे पे जाके अपनी नींद पूरी की, और नहाने के बाद मैं आराम से अपने साथ बात करने लगी कि क्या वो सच में जो कल रात को मेरे साथ हुआ उसमें किसी और का हाथ है, या फिर कोई और था क्या हमारे रूम में। ये मेरे को शक होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात कल की बताई, लेकिन उन्होंने मेरे बात को सीरियसली नहीं लेके ज़्यादा पीने के कारण ये सब हुआ था ये बोल के मुझे टाल दिया। लेकिन जब मेरा मुंह उन्होंने देखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, तब उन्होंने धीरे धीरे मेरे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस रात मैंने उनसे कह दिया कि जब मैं आपको उठाऊंगी तो आप उठ जाना। फिर से 3 साढ़े 3 बजे हमारे रूम से फिर से आवाज़ें आने लगी।
लेकिन इस बार ये आवाज़ें मेरे हस्बैंड ने भी सुनी और जल्दी से उठ के लाइट को जला दिया। और जब हमने कर्टन को हटा के बाहर की तरफ जाते हुए देखा, तभी मैड हमारे दूसरे कमरे के बेड के नीचे से बाहर निकल के मेरे पति के ऊपर झपट्टा मारता है। और मैं जल्दी से जल्दी भाग के बुलाने की किसी को कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तभी मेरे पति आके एक किक मार के उसके मुंह पे फिर उसको रोक देते हैं। और मेरे पति बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे थे, इसलिए उसको रोक पाए थे। और फिर पुलिस आ गई और फिर उसको पकड़ के ले जा रही थी। फिर पुलिस के पूछताछ करने में पता चला कि वो जिस दिन हमारे घर में पार्टी में आया था, उसी दिन उसने हमारे घर से हमारे डोर कीज़ को चुरा के उसका डुप्लीकेट डोर कीज़ बना लिया था, जिसकी वजह से वो हमारे घर में घुस पाता था। और कुछ दिनों से तो वो हमारे घर में रात को भी रहने लगा था बेड के नीचे। जिस दिन मुझे ये सारी आवाज़ें सुनाई दी, उस दिन वो हमारे ही बेड के नीचे था। और ये सब सुनने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। और फिर हमने उस घर को छोड़ दिया और दूसरे फ्लैट में जाके शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद से हमने कभी भी बैट को नहीं देखा। ये कहानी मैं आपको अलेक्जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं सिर्फ 15 साल का था। मैं स्कूल से अपने घर के लिए बस का वेट कर रहा हुआ होता हूँ। तभी बस आती है और मैं बस में चढ़ जाता हूँ। बस में चढ़ के मैं पीछे की सीट में जाके अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हुआ होता हूँ। तभी मेरे सीट के बगल में ही एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत आके बैठ जाती है और वो कंटिन्यूसली मेरी तरफ घूरने लगती है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगने लगता है, लेकिन फिर वो मुझसे पूछती है, क्या तुम यहीं के स्कूल में पढ़ते हो? तो मैं बताता हूँ कि हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, 5 स्टैंडर्ड में। और फिर वो मुझसे अपना घर का पता, मेरे परिवार में कौन कौन है, ये सब पूछने लगती है। और मैं उनको थोड़ी सी चीज़ बताने के बाद चुप हो जाता हूँ। फिर वो मेरी सिर पे हाथ रखने लगती है और फिर जाने के टाइम में वो मुझे गुड बाय भी करती है। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। और अगले ही दिन फिर से बस में मुझे वही औरत मिलती है और वो मुझसे आज बहुत ही ज़्यादा बात करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे घर आओगे? मेरे घर में कल एक पार्टी है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और ऐसा बोल के वो मुझे बुलाने लगती है और मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाता और उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता हूँ। लेकिन फिर वो मुझे कुछ और भी चीज़ें बताने लगती है कि मेरे इस जगह पे हमारे लिए एक गाड़ी खड़ी हुई है, हमें वहीं से जाना है। मेरे को पहले थोड़ा शक होता है, फिर मैं उनके साथ जाने लगता हूँ। तभी मेरा मॉम का कॉल आ जाता है और मेरी मॉम कहती है कि बेटा जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, आजकल किडनैपिंग के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और किसी के भी साथ कहीं भी मत जाना। ये बात सुन के मेरा दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि मैं एक अनजान औरत के साथ उनके घर जा रहा हुआ होता हूँ और वो औरत हंस रही होती है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है और वो गुस्से से मेरे हाथ को खींचने लगती है और गाड़ी की तरफ ले जाने लगती है। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ चुका था और मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ और चिल्लाता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे गाड़ी में बिठा के किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मेरी आवाज़ें सुनकर कुछ लोगों ने वहाँ पे पुलिस को बुला दिया था और कुछ ही दूर जाने के बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं और मैं बच जाता हूँ। और मेरे मॉम और डैड वहीं पे आके पुलिस को सारी बातें बताने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक किडनैपिंग ग्रुप से आए हुए बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले क्रिमिनल्स हैं, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं और अब पुलिस फिर से इनको जेल के सलाखों के पीछे डालने वाली है। ये कहानी मैं आपको ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी रहती थी। उनको कैंसर की बीमारी थी और मैं जब भी रात को टॉयलेट करते समय उठता तो देखता कि वो 12 बजे घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं तो जाती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मौत से बच सकती हूँ अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो।
उन्होंने बताया कि मुझे एक जवान लड़की, एक बच्चे और एक औरत की आत्मा उनको सौंपनी पड़ेगी। ये बातें सुन के मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मजाक लगता है मेरे को, लेकिन तभी कुछ दिन बाद एक जवान लड़के और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर मेरी जो चाची है उनके साथ में इस दादी की मुलाकात हो जाती है और दादी उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखती है कि उनको सम्मोहन कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरी चाची की हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो अकेले अकेले बात करने लगी, गैस खुला छोड़ के घर से बाहर चले जाने लगे। एक दिन तो मेरी मॉम ने बचा लिया, लेकिन फिर उनको अलग अलग आत्माएं उनके बेड पे, उनके रूम पे, उनके बगल वाले फ्लैट में दिखने लगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी और उन्हें हमेशा लगता कि एक 5 साल का बच्चा उनके गले को दबा रहा है। फिर हमें मजबूरन एक फ़ादर को बुलाना पड़ा और फादर ने देखते ही कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। फिर मेरी चाची को कुछ दिन बाद से उन भूतों का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर फादर ने एक लॉकेट उन्हें दिया जिससे मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी।